नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। सोमवार को सत्ताधारी बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाएगा। जैसे ये बात तय है, वैसे ये भी तय माना जा रहा है कि मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह की ताजपोशी सिर्फ औपचारिकता ही है। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर यह अमित शाह का दूसरा कार्यकाल होगा। अभी वो राजनाथ सिंह के बचे हुए कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह ने पार्टी को नई ऊंचाइयां दी हैं। बीजेपी को दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी बना दिया। कांग्रेस मुक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में अमित शाह की अहम भूमिका रही है। लेकिन इस राह में कामयाबी और नाकामियों का भी एक लंबा सिलसिला है। देखते हैं यही कहानी बीजेपी के शहंशाह। भारत माता की। ढोल नगाड़े बीजेपी की जिस जीत का ऐलान कर रहे हैं वो एक सिलसिला बन गया था। विधानसभा चुनाव में जीत के पहले देश ने पिछले साल मई में लोकसभा में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत का जश्न देखा था। ये जीत उद्घोष था देश के सियासी इतिहास में बदलाव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कार का और अमित शाह की शानदार चुनावी रणनीति के कमाल का। इससे भी बढ़कर ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कांग्रेस मुक्त भारत के सपने के आगाज की थी जिसे महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत ने और मजबूत कर दिया था। झारखंड और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाकर रणनीति की सफलता का झंडा गाड़ दिया था। महाराष्ट्र और हरियाणा में शाह की रणनीति को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके खास साथी जेपी नड्डा पर थी। लेकिन मोदी की लोकप्रियता और लहर को वोटों में बदल लेने की रणनीति को जमीन पर साकार करने का कमाल उनके चाणक्य अमित शाह ने किया। संगठन को किस तरह से केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसमें किस तरह से पिरोया जाता है वो उन्होंने सिखाया है कि हर कार्यकर्ता बूथ पे केंद्र सरकार की योजना को लेके जा सकता है। जो लक्ष्य तय करना और उसको पूरा करने के लिए घनघोर परिश्रम करना, ये मैंने उनमें देखा है। वैसे तो सबकी अपनी विशिष्टताएं हैं, लेकिन अमित जी ने सचमुच में ये गजब का काम किया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में साथियों के दबाव में आए बिना अकेले लड़ने का जोखिम उन्होंने ही लिया। हरियाणा में पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब उसे कोई साथी नहीं मिला था। 2009 में उसे महज 4 सीटें मिली थी। वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना की साथी की भूमिका निभाती आई थी। दोनों राज्यों के आंकड़े डरा रहे थे, लेकिन मोदी के चाणक्य ने दोनों राज्यों में अकेले लड़ने का फैसला कर जीत का चक्रव्यूह रच दिया। हरियाणा में जहां कांग्रेस और आईएनएलडी के परंपरागत दलित वोटों को पार्टी के साथ जोड़ा गया, वहीं महाराष्ट्र में गैर मराठी वोटों को पुख्ता करते हुए मराठी लोगों के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुनाया गया। हरियाणा में शाह की रणनीति लागू करने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने डेरा सच्चा सौदा का समर्थन हासिल किया। अमित शाह ने हरियाणा में हर बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं को तैनात करने का निर्देश भी दिया था। दोनों राज्यों में अमित शाह की निगरानी में पार्टी ने छोटे बड़े नेताओं की करीब 700 छोटी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। उधर महाराष्ट्र के चुनाव पर नजर रखने के लिए मुंबई में अनंत कुमार ने डेरा डाला था। यूपी बिहार के प्रवासियों को जोड़ने के लिए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को भी अमित शाह ने महाराष्ट्र भेजा था। संतोष गंगवार को कोंकण में गैर मराठी वोटरों को रिझाने की जिम्मेदारी मिली। पूरी योजना की देखरेख चुनाव समिति के प्रमुख राजीव प्रताप रूडी ने की। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। दरअसल इसकी बुनियाद उस वक्त ही पड़ गई थी जब जून 2013 में नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और विश्वास पात्र अमित शाह को उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई।
उस वक्त सूबे में बीजेपी पूरी तरह से बिखरी हुई थी। 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां सिर्फ 10 सीटें मिली थी और महज 17.5% वोट हासिल हुआ था। उसके बाद के 2012 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 403 में से महज 47 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। अमित शाह ने 1 साल से भी कम वक्त में बिखरी हुई पार्टी में इतना दम भर दिया कि मई 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 80 में से 73 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया और बीजेपी को 42.3% वोट भी मिले। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी के अध्यक्ष का कार्यकाल एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्यकाल है। उनके कार्यकाल के अंदर भारत के अंदर एक सरकार बनी और उस सरकार में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनके प्रभार रहते हुए 80 में से 73 सीटें हमें मिली। उत्तर प्रदेश में मिली शानदार जीत के बाद अमित शाह को आधुनिक राजनीति का चाणक्य तक कहा जाने लगा। इतिहास बदल देने की ये कहानी कुछ वैसी ही है जैसे सदियों पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने लिखी थी। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य ने धनानंद की अलोकप्रिय सत्ता को उखाड़ फेंका था, उसी तरह मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने देश से कांग्रेस के उस शासन को खत्म कर दिया जो भ्रष्टाचार और नीतिगत लकवे के चलते अलोकप्रिय हो चुकी थी। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना ठीक वैसा ही है जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त का धनानंद मुक्त भारतवर्ष का सपना था। अमित शाह जी जो आप बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने मेटिकुलस प्लानिंग किया, 27 तारीख के बाद जब नामांकन समाप्त हो गए उसके बाद वो प्रत्येक दिन प्रचार के बाद आते थे और 8-8, 10-10 घंटे लगातार बैठ के समीक्षा करते थे। मुझे याद है कि कई ऐसी रातें थी जो शाम को 11 बजे बैठक शुरू होती थी और सुबह 4 बजे तक हमें निर्देश देना, मॉनिटरिंग करना, जिम्मेवारी देना, समीक्षा करना, फोन लगवाना। तो अपने आप में एक अद्भुत व्यवस्था था और शायद ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए हौसला बना, हमारे लिए सहयोग। कहते हैं धनानंद से पाटलिपुत्र का पहला युद्ध हारने के बाद एक बुजुर्ग महिला की सलाह पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंदवंश के विशाल साम्राज्य के बाहरी इलाकों को जीतते जीतते पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की। वही आज के दौर के चंद्रगुप्त नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह ने सबसे पहले कांग्रेस के किले यानी दिल्ली पर ही लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। एक चाय बेचने वाले पिता के पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही सम्राट चंद्रगुप्त भी गरीब पृष्ठभूमि से आता था, लेकिन उसने चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद के शासन का अंत कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह के साथ मिलकर कांग्रेस मुक्त भारत अभियान की रणनीति बनाई और एक के बाद एक लगातार जीत दर्ज की। दरअसल मोदी और शाह का बहुत पुराना साथ है। 1964 में गुजरात के कारोबारी परिवार में पैदा हुए अमित शाह कॉलेज के दिनों में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उसी दौरान 1982 में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय अमित शाह 1986 में बीजेपी में शामिल हुए। 1997 में साखेत विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और तब से लगातार विधानसभा के लिए चुनाव जीतते रहे। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अमित शाह को गृह मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों का जिम्मा दिया। नरेंद्र मोदी ने जब केंद्र की सियासत में उतरने का फैसला लिया तो अमित शाह को साथ लेकर आए। मोदी ने अमित शाह पर भरोसा जताया तो अमित शाह ने अपेक्षा से ज्यादा नतीजा दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और संघ के लोगों को साथ लेकर अमित शाह ने पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उसके बाद अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली का किला फतेह करने के बाद मोदी और उनके चाणक्य ने बाहरी इलाकों यानी राज्यों को जीतने का अभियान शुरू कर दिया। शुरुआत महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के साथ हुई, जो आम चुनाव के बाद पहली बड़ी लड़ाई थी। और अब मोदी और उनके चाणक्य का मिशन दूसरे इलाकों की तरफ मुड़ गया था। अगला मैदान जंग था झारखंड, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी।
लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत के बाद अमित शाह ने रणनीति का ऐसा ताना बाना बुना कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी कमल खिल गया। झारखंड में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना तो जम्मू कश्मीर में पार्टी ने पीडीपी के साथ सत्ता में साझेदारी की। जी हां, बीजेपी और देश में मूड यही बन रहा है कि एक के बाद एक धुआंधार जीत का ये सिलसिला जल्दी थमने वाला नहीं है। यहां तक आते आते अमित शाह बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। पार्टी और संगठन में उनके फैसलों की छाप साफ नजर आने लगी थी। लेकिन बीजेपी के इस चाणक्य को पहले दिल्ली और फिर बिहार में चुनावी हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त एक नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर सामने ताल ठोक रही थी। अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार ईमानदारी का झंडा उठाए बीजेपी को चुनौती दे रहे थे। अमित शाह ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और एक जमाने में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की सहयोगी रही किरण बेदी को दिल्ली में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। पार्टी के सांसदों और मंत्रियों को एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त कहा गया कि हर बूथ को लेकर रणनीति बनाई गई है। तमाम तैयारियों के बावजूद बीजेपी की रणनीति आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता की आंधी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। बिहार में अमित शाह ने चुनाव की कमान खुद अपने हाथ में संभाली और दर्जनों रैलियां की। बिहार चुनाव के दौरान अमित शाह ने अपनी टीम को हर विधानसभा में तैनात किया। बिहार कई जोन में बांटकर हर केंद्रीय मंत्री को उसका प्रभारी बनाया गया। बिहार में नीतीश के पूर्व सहयोगी और दलित नेता जीतन राम मांझी को एनडीए में लेकर आए और उनको गठबंधन का दलित चेहरा बनाकर पेश किया। पहले से ही रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा उनके सामने थे। अमित शाह ने खुद तो बिहार की कमान संभाली ही, लेकिन दिल्ली की तरह कोई चेहरा यहां पेश नहीं किया। पार्टी ने मोदी और शाह के चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का भी ऐलान किया। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिहार चुनाव की बिसात अभी बिछी थी कि दोनों तरफ से चालें चली जा रही थी। उसी वक्त पहले चरण के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर एक बयान आया। इस बयान में आरक्षण पर फिर से विचार करने की बात कही गई थी, लेकिन मोहन भागवत के बयान को लेकर लालू यादव ने ऐसा माहौल बना दिया कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। लालू यादव बेहद चतुराई से मोहन भागवत के बयान के एक अंश को लेकर आक्रामक हो गए। पूरे बिहार में घूम घूम कर ये कहने लगे कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। मोहन भागवत के बयान के आधार पर लालू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को अगड़े और पिछड़े की लड़ाई में तब्दील कर दिया। मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी और उनके अमित शाह में कोई फर्क नहीं है। ये लोग एंटी पुअर, एंटी बैकवर्ड, एंटी दलित है लोग। ये बिल्कुल ये बोल करके ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित कर रहे हैं। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती,
वो बस मन की बात सुनाता था। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढ। मोदी के आक्रामक भाषणों में जहां नीतीश कुमार पर विश्वासघात से लेकर खाने की थाली छीनने से लेकर डीएनए की बातें की गईं, उसका भी असर उल्टा हुआ। नरेंद्र मोदी ने बिहार में 30 बड़ी रैलियां की। उसके जवाब में नीतीश ने छोटी रैलियों का फार्मूला अपनाते हुए 225 से ज्यादा रैलियां की और जनता तक पहुंचे और ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसमें अमित शाह और बीजेपी नहीं हारा है। लालू जी और नीतीश कुमार अपने माया को पछाड़ने में और लोगों को भ्रमित करने में सफल हुए हैं। अमित शाह के सामने अब बड़ी चुनौती असम और बंगाल विधानसभा की चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे की वजह से अमित शाह को बड़े फैसले लेने की आजादी हासिल है। अंत में संघ ने भी अमित शाह के नाम पर हरी झंडी दिखा दी। अब अमित शाह की मुश्किल ये है कि पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं और संगठन में चेहरों की कमी हो गई है। हालांकि अपने पहले कार्यकाल में अमित शाह ने एक नई टीम ही खड़ी कर दी थी और अब सूत्रों की माने तो अमित शाह अपनी नई टीम से विश्लेषकों को भी चौंका सकते हैं। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7।